लालू यादव कहते हैं कि आपके पिता रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे। वो पहले से पता चल जाता था कौन सी पार्टी जीत रही है। 2014 में आप मौसम वैज्ञानिक बने और आपने पापा को बताया कि मोदी जी की तरफ आ जाओ। बिल्कुल, उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में। तो ये बात भी उन्हीं से ही, ये गुण कहीं ना कहीं आया कि उन्हीं की तरह मौसम के रुख को अगर मैं भाप सकूँ। इस सरकार कौन सी आ रही, बात ये नहीं है, लोग कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किए, आज तक कभी नहीं। अब इसको मैं एक शुभ संकेत ही मानूंगा कि हमारी पार्टी या पापा जिसके साथ गए उसकी सरकार बनी। अब देखिए 2014 में आप उस वक्त यूपी में थे, कांग्रेस के साथ थे। सोनिया गांधी आपकी पड़ोसन थी, बगल में रहती थी, कभी कभी पैदल चल के मिलने घर आती थी जी। लेकिन चिराग पासवान ने आके उनका पत्ता काट दिया। पत्ता किसी का नहीं काटा। आई थिंक नीड ऑफ द आवर था। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और इसको मैंने खुले मन से हर बार मैंने स्वीकारा भी है। और उनका जो विजन उस वक्त था, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं नहीं मानता जात पात धर्म मज़हब की राजनीति में। एंड द स्टेट दैट आई कम फ्रॉम, बिहार, बहुत ज़्यादा जातियों में, सांप्रदायिकता में बांटा जाता है। देश में पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते थे, मैं 2014 का जिक्र कर रहा हूँ, उस वक्त ये बातें मुझे उनकी तरफ आकर्षित करती थी। ये बात सही है, पापा शुरू में तैयार नहीं थे, ही वॉज नॉट रेडी कि वो अलायंस को चेंज करें, बट इवेंचुअली उन्होंने भी गिवन किया और आप मोदी के हनुमान बन गए इवेंचुअली। ये एक किस्सा है इसके पीछे। ये अच्छा, मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हनुमान बना और कैसे हनुमान बना। 2020 का चुनाव था रजत सर, तो उस वक्त हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। अब मैं अकेला चुनाव लड़ रहा था उस वक्त। थोड़ा सा इंडिया अलायंस के भीतर थोड़ा सा मन मुटाव हुआ, सो आई ऑप्टेड आउट ऑफ द अलायंस। एंड मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रहा था। तो उस वक्त मेरे ऊपर ये कंडीशंस डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीरों का कहीं इस्तेमाल नहीं करूं। तो आई जस्ट सेड इट ऑन रिकॉर्ड वन डे कि वो मेरे दिल में बसते हैं, मुझे उनकी तस्वीर होर्डिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो दिल में बसने वाला जो है वो हनुमान बन गया। लेकिन देखिए विरोधाभास है। रामविलास पासवान जी तो मंडल कमीशन लेकर के आए थे। राइट। वो हमेशा शेड्यूल कास्ट के लिए, जनजातियों के लिए, वंचित के लिए खड़े रहे। और अब आजकल लालू जी कहते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। अच्छा, क्यों करेंगे, पहले मुझे ये बात बताए ना, कोई क्यों करेंगे? ये तो लालू जी बताएंगे। हाँ, नहीं मतलब वो कारण तो दे कि क्यों, जरूरत क्या है, किस वजह से वो संविधान को खत्म किया जाएगा, बदला जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने इसी संविधान की वजह से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, 2 बार देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो व्यक्ति लगातार इसी संविधान की वजह से देश के, प्रदेश के सर्वोच्च पदों पे रहा, कारण क्या है कि कोई संविधान को बदलेगा? और क्यों? बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है, कोई मजाक थोड़ी है। आज जो प्रधानमंत्री संविधान के सामने नतमस्तक होकर और उसकी शपथ खाकर बोलते हैं कि जो भी होगा संविधान के आधार पर होगा, और ये वो लोग हैं जो संविधान समाप्त होने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल कर देश में आपातकाल लगाने का काम किया। जो लोग आज लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो इमरजेंसी में क्या हुआ था? और आदरणीय लालू जी का आप जिक्र करें, इनके तो परिवार के बच्चों के नाम उस आपातकाल की धाराओं में जो धाराएं लगाई गई थी उसके ऊपर रखे गए थे। तो ऐसे में ये भ्रम फैलाने की आदत है। 2015 का भी रजत सर आप देखेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी एक बयान को पकड़कर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा हो हल्ला मचा दिया गया कि पूरा चुनाव उस दिशा में चला गया। 10 साल बीत गए इस बात मोदी जी से बात की है, उनकी गारंटी है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा? गारंटी मैं रखता हूं ना, मैं देता हूं। मेरे नेता जब तक थे हम लोग बोलते थे, हम लोग सरकार के हिस्से में हैं पहरेदार बनकर, समाज की उस वंचित, शोषित, दलित, गरीब परिवार से आने वाले लोगों के पहरेदार बनकर, जो आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, 2019, अगर मेरे को ठीक से याद है, 2019 के आसपास की बात है, 18 या 19, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा था, उसको डाल्यूशन को लेकर। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी डटकर सरकार के सामने खड़े हुए थे। इवेंचुअली उसको विड्रॉ करना पड़ा था
सत्र को एक्सटेंड किया गया था लोकसभा राज्यसभा का उस बिल को पारित करवाने के लिए। तो ऐसे में ये गारंटी प्रधानमंत्री की तो है ही है, पर आज की तारीख में गारंटी मैं भी दे सकता हूं कि भाई जब तक चिराग पासवान है, कम से कम इस बात से तो डरने की जरूरत नहीं है कि किसी गरीब का कोई हक छीना जाएगा, ये विश्वास मैं दूंगा। दूसरी बात, लालू जी याद दिलाते हैं कि रामविलास पासवान तो सेक्युलर थे और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, इनके राज में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है। इनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा मेरी समझ के परे है। एक धर्म विशेष की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना अगर सेक्युलरिज्म है तो मैं नहीं मानता ऐसे सेक्युलरिज्म को। मैं मानता हूं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, और ये सेक्युलरिज्म हम लोग के मन में बसा हुआ है। इसका दिखावा करने से, या हर एक की अपनी आस्था है। रजा सर, आप देखेंगे मेरी अपनी आस्था है, मैं पूजा पाठ करता हूँ और मैं जाता हूँ, मैं खुलेआम मैं मंदिर जाता हूँ, मैं आस्था रखता हूँ, बट कतई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म का मैं सम्मान नहीं करता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ये लिबर्टी आपको मिलती है, और यही एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी स्वतंत्रता आपको मिलती है कि आप हर धर्म का पालन, हर धर्म को जैसे आपको निभाना आप निभा सकते हैं। देखिए, बिहार में लालू जी के भाषण सुनते हैं, तेजस्वी के भाषण सुनते हैं, उनका आरोप यह है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। अब ये लोग किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? जब ये लोग ये बातें कर रहे हैं, ये बातें करके भी तो ये लोग इसी पे ही ना वोट मांग रहे हैं। आज की तारीख में जो एक्चुअल बिहार के मुद्दे हैं उसको ये लोग उठाएंगे नहीं। भाई राम मंदिर एक लंबे समय से, और ये कौन सी नई बात है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। और मुझे तो खुशी इस बात की, रजा सर, कि फॉर वंस एंड फॉर ऑल समाप्त हुए ये तमाम विवाद जिसपे दशकों तक राजनीति होती रही। हम लोगों ने लंबे समय तक हम लोगों ने देखा, मुझे तो अपने जन्म से याद है कि मैं जब देखता था चुनाव के बाद राम मंदिर का मुद्दा आता था। लेट 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, वो तमाम दशक हम लोगों ने बिता दिए सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के विवाद को लेकर, सिर्फ और सिर्फ धारा 370 को लेकर, लंबे समय तक विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर। इस सरकार ने कम से कम वंस एंड फॉर ऑल इन सब का समाधान तो किया, बन गया राम मंदिर, हो गया। जिसकी आस्था है वो जाएगा जाएगा। ये लोग बोलते हैं उसको इवेंट बना दिया। भाई भगवान राम 500 साल के बाद अपने भवन में जा रहे हैं, क्या वो बड़ी बात नहीं है? जो लोग आस्था रखते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए, वो एक बड़ी बात है। और ये लोग बोलते हैं कि उसको बीजेपी का इवेंट बना दिया गया। मुझे बताया ना कितने बीजेपी के मंत्री। देखिए, राहुल गांधी की बात हमने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां पर आपने अमिताभ बच्चन को देखा, आपने ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, किसी गरीब आदमी को नहीं देखा। क्योंकि ये लोग गए नहीं ना वहां पे, तो इनको पता नहीं है कि कौन कौन थे। हाँ वही तो, क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं गए तो इनको पता नहीं है वहां पे साधु संत समाज से लेकर समाज के हर वर्ग। और ये समावेशी विकास, इसी की बात तो मेरे प्रधानमंत्री करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। राजनीति को पहली बार देश के हर एक क्षेत्र से जोड़ा गया, भले वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, भले वो, भाई भारतीय सिनेमा भी तो हम ही लोगों के देश का एक गौरव है, एक सम्मान है। क्यों उसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाए? या क्यों उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बुलाया जाए? तो समाज के अमीर से गरीब व्यक्ति को जोड़कर एक मंच पर लाने की सोच ही सबका साथ सबका विकास है। लेकिन आप कितना भी सबका साथ सबका विकास कहें, ये तो आप जानते हैं बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका एक मुश्त वोट लालू जी की पार्टी को जाएगा, आरजेडी को जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ, आप मेरे हमेशा जाता है। नहीं, आप मेरे उसका निकाल के देख लीजिए। मैं अपनी लोकसभा का मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 2014 में, 2019 में, दोनों बार, और मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ, हर बार मुसलमानों ने मेरे लिए वोट किया है, यादवों ने मेरे लिए वोट किया है। और मैं कहता हूँ रजा सर, मैं नहीं मानता ये जात पात धर्म मजहब। हमको नहीं समझ में आता कि क्यों बिहारी को मुसलमान बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी, वो बिहारी है, बस बात खत्म है। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं बिहार की 13 करोड़ से ज़्यादा जनता की बात करता हूँ। और अगर भारत को अगर विकसित राज्य बनाना है तो इन तमाम मतभेदों से हम लोग को उठना होगा, जात पात धर्म मजहब हर चीज़ से उठना होगा। हकीकत है हिंदुस्तान में कोई एक फ़र्क है, एक भेद है, तो इतना एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। ईमानदारी से अगर एक विकसित राज्य, विकसित देश का हम लोग को निर्माण करना है तो ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को हम लोग को हटाना होगा, गरीब लोगों को बाहर निकालना होगा गरीबी रेखा के। अमीर लोगों का जो पैसा है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि समाज के, देश के गरीब कल्याण के इस्तेमाल में लाया जा सके। जनता में से एक दो सवाल हम ले सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया था,
तो क्या आपको लगता है ये सही है? भाई पहली बात तो कौन क्या खाता है नहीं खाता है इससे किसी को कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। आप भी क्या खाते हैं नहीं खाते हैं दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका तमाशा क्यों बनाना। प्रॉब्लम अराइजेस जब आप इसका दिखावा करने लगते हैं। एंड आप जिस तरीके के से मछली को आप लहरा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, फिर एक के बाद एक जूस की बोतल आप दिखा रहे हैं, ये वाटरमेलन का जूस है, ये ऑरेंज का जूस है, ये हम सत्तू बना कर लाए हैं, तो ये फलाना, ये ढिमकाना, ये लू से बचाएगा, ये गर्मी से बचाएगा। आप किसको दिखा रहे हैं? जहां देश में हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपके साथ जो एक साथी नेता बैठे हैं वो बोल रहे हैं कई लोगों को मिर्ची लगेगी, मतलब आप उसी सोच से आप करना चाह रहे हैं ना। आपकी इंटेंशन ही है कि आप एक बड़े वर्ग की, एक बड़ी आबादी की आस्था को आप कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करें। नवरात्रि का पहला दिन, हकीकत है मैं भी उस दिन पूजा करके हटा था, एंड द फर्स्ट थिंग आई सी इज हिम लहराइंग दैट मछली इन हेलीकॉप्टर। क्या मतलब है? अगर एक दिन पहले का अगर वो वीडियो था तो आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी तो एक्टिव होगी ना कि उसको सेम डे पोस्ट कर सकती थी। नवरात्रि के पहले ही दिन क्यों पोस्ट करना? सो दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट कॉल्ड फॉर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके के वीडियो को लाने। चिराग, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार आई तो मोदी जी तय करेंगे आप क्या खाएंगे, रियली क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। 3 बार तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन के रह गए। एक गुजरात में तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, एक राज्य में उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये वही सारी बातें हैं रजा सर, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, आप क्या बताइएगा? क्योंकि आप जब एक उंगली सामने वाले पे उठाते हैं ना, बाकी की उंगलियां आपकी तरफ स्वतः मुड़ने लग जाती हैं। आपके पास खुद एक लंबा समय था, जिस परिवार से आप आते हैं, आपकी पार्टी, आपके परिवार के सदस्य लंबे समय तक बिहार के सर्वोच्च पद पर थे। आप चाहते तो चीज़ों को आप बहुत बेहतर कर सकते थे, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो 90 का दशक वो वही जंगल राज है। 90 का दशक वही दौर है जब सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन हुआ। आज भी मेरे युवा साथी जो 90 के समय से पलायन किए हुए हैं, वो दूसरे राज्य में गए, वहीं पर जाकर उन्होंने नौकरी की, उन्होंने घर खरीदा, उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए और फिर उसी राज्य के होके रह गए। आज जब कोरोना जैसी महामारी में अपने राज्य में आते हैं तो उन्हें प्रवासी कहलाया जाता है, प्रवासी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में ये परिस्थितियां बनाई किसने, किन्होंने? तो इन लोगों के पास उसका जवाब नहीं है देने के लिए। तो इस तरीके की बिना सर पैर की बातें कि मोदी तीसरी बार आ गए तो संविधान खत्म, तो लोकतंत्र खत्म, भाई वो आज से नहीं, वो 2000 से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए। एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, आज 25 साल होने को आ रहे हैं उनको। ना उस राज्य में कुछ गलत हुआ, ना देश में कुछ गलत हुआ। तो 400 पार हो जाएगा 100%। एक सवाल और ले सकते हैं? हाँ। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आपका कंगना जी के साथ फिल्म में आपने की है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंगना जी भी अभी राजनीति में आ गई हैं, तो सर अपनी तरफ से आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उन्हें जो भविष्य के लिए हेल्पफुल रहेंगे? मैं कंगना जी को पर्सनली भी जानता हूँ, उनको कतई कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है। और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। वो अच्छा जानती हैं, अच्छे से अपना भला बुरा, अपनी राजनीति वो अच्छी तरीके से साध रही हैं।